हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ साइंस के बुक से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। आपको ध्यान होगा तो इस टॉपिक से हमने एक सेशन और किया हुआ है, जो हम लोग 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट किए थे। उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, तो वो भी इसी से रिलेवेंट था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और कुछ टॉपिक्स भी रह गए थे जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो आज हम लोग वो वाला सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें थोड़ा सा थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे, 5 से 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज़ को। ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। सो फर्स्टली, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ओके। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमपी ग्रेड 2 के लिए शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए साइंस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आ चुकी है 150 नंबर की, जिसमें आपको पता है अभी नेगेटिव पैटर्न आ गया है, नेगेटिव मार्किंग उसमें रहेगी। ठीक है। तो वो हम लोगों ने ऐड कर दिया है ऐप पर। तो आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार डेमो देख लीजिएगा। एक फ्री टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, उसे लगा लीजिएगा। साथ ही इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि देखो टेस्ट तो हम लोगों ने प्रोवाइड किए 10, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितने नंबर कट होते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइंस बहुत डीप में पूछा जाएगा। तो 5000 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए। जैसे क्लास नाइन्थ है, क्लास नाइन्थ के अंदर 15 चैप्टर्स है अपने टोटल। तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, सेम एज इट इज़ क्लास 10th का एनसीईआरटी में 16 चैप्टर है, 16 अध्याय है। तो 16 ही अध्याय का हम लोगों ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चंस, है ना। तो अकेले 10th क्लास में 2000 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरीके से 9th में है, फिर 8th में है, 7th में है, 6th में है। तो कई सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी 6 to 10th आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो और कोई डाउट आता है? वैसे सारी चीज़ें ऐप पर प्रोवाइड करवा दी गई है और सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप ज़रूर से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाए, या कोई भी क्लास की इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम लोग आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले 3-4 पॉइंट डिस्कस हम लोग कर लेंगे, जो प्रीवियस सेशन में रह गए थे डिस्कस करना इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं से, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने देखी थी, ठोस, द्रव एंड गैस होती है ना। हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में भी 3 अवस्थाएं होती है पदार्थों की। सबसे पहले हड्डी और दांत ठोस अवस्था में, ब्लड और रक्त और जल, है ना। ब्लड यानी खून हमारा, और जल वाटर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। फेफड़ों में जो हवा भरी हुई है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा शरीर भी इन 3 पदार्थों की, एक पदार्थ की 3 अवस्थाओं में है। पानी जो है पदार्थ की 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस बर्फ रूप में, पानी द्रव रूप में और गैसीय वाष्प रूप में। ठीक है। गर्म करने पर पानी जो है, गर्म करने पर बर्फ जो है पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। एक तो तापमान में परिवर्तन करके, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दाब में परिवर्तन करके। एक तो हम लोग उसके टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग उसके दाब में यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। अब तापमान में परिवर्तन किन तरीकों से होगा, तो आपको गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण बिंदु क्या होता है, ये कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का सबसे पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि बर्फ पिघलकर पानी बन रहा है, तो वह क्या है, इसका गलनांक बिंदु है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, फिर 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, है ना। संगलन क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस संगलन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर कहा जाता है। ये पूरा का पूरा ना डेफिनेशन है, और पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में कि ये क्या है ना। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो उसका क्या कहलाएगा, उस संगलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर आपको गलनांक तो पता चल गया, गलनांक क्या होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। अब जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी 1 किलोग्राम ठोस को बदलने के लिए, वो उसकी गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, मतलब बर्फ के कणों में पानी से ज़्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है।
तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वथनांक की बात कर लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगेगा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन होता है। 373 केल्विन होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है और हमको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? 273 ऐड कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, तो ये केल्विन में अगर आप देखना चाहें तो ये केल्विन में हो गया और ये आपका सेल्सियस में हो गया। आगे बात करें, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जब भी आप पानी को उबालेंगे तो तापमान में वृद्धि नहीं होगी, तापमान इतना ही रहेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल को यहाँ पर तोड़ती रहती है। ये 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहाँ तक पानी जो अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा जो है ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगेन यहाँ पर वाष्प के कणों के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे अभी अपन ने बर्फ के कणों की बात करी थी, है ना, वैसे ही यहाँ पर वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब ऊर्ध्वपातन की सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यही प्रोसेस सब्लिमेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहलाती है। अब इस पर देखिए कि इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे देखें कि जैसे जैसे आपने दाब को यहाँ पर बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो क्या होगी? गैस यहाँ पर द्रव अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा दाब बढ़ाने से जो गैसों के कण जो बहुत दूरी दूरी पर स्थित होते हैं वो पास पास आ जाएंगे, वो सारे के सारे कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। इसको वापस गैसीय यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। ड्राई आइस को वापस से CO2 में बदल सकते हो बिना द्रव अवस्था में बदले। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो ड्राई आइस है ना, जो कि गैसीय अवस्था में, वापस से आप इसको CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो बिना इसका लिक्विड स्टेट में लाए। इसके लिए दाब को घटाकर 8 एटमॉस्फेयर यहाँ पर करना पड़ता है। जो हमारा जो दाब है उसको डिक्रीज करके हम लोग 1 एटमॉस्फेयर तक लेकर आते हैं। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाष्पीकरण को देख लेते हैं। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण के क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की प्रोसेस। मतलब वाष्पीकरण क्या? एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे, मतलब उनका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन आप इसको बोल लो, उसके नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, है ना। जो भी द्रव पदार्थ है वो वाष्प में बदलने लग जाएगा। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रोसेस कहलाती है। अब इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक कटोरी में पानी रखा है, एक गिलास में पानी रखा हुआ है और एक बड़ी से बर्तन में या थाली में पानी रखा हुआ है, बड़ी प्लेट में पानी रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण किसका होगा? जिसका सतह क्षेत्रफल अधिक होगा। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सतह क्षेत्रफल किसका अधिक है? सरफेस जो एरिया किसका अधिक है? इस प्लेट का अधिक है। तो डेफिनेटली इस प्लेट से या इस टब से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो जिसका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा उसकी वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थों के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है, अगर हवा में नमी है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे वाष्पीकरण की दर यहाँ पर घट जाती है। जैसे कि सर्दी के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, है ना, आर्द्रता रहती है, वायु में नमी रहती है, और गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस आपको पता ही है। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। अगर हवा तेज चल रही है तो डेफिनेटली कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो वायु की गति ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या क्या हमने समझा? सतही क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर नमी है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, और वायु की गति ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे आपने देखा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई है ना, तो वो जितनी भी नमी है, जस्ट वो कपड़ों का ही एग्जाम्पल आप ले लो, या कहीं आप ऐसे समुद्र के पास हैं, वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रोसेस हो रही है ना, तो अब वो जो जिन कणों ने जो ऊष्मा को क्या करा है, आसपास की ऊष्मा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो वहाँ आसपास आपने देखा होगा कि ठंडी हवा चल रही होती है या आपको थोड़ा ठंडा फील हो रहा होता है ना, तो इसी अवशोषण के कारण जो है आपको वहाँ का वातावरण शीतल मतलब कि ठंडा प्रतीत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप बहुत घने जंगल से निकल रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत ठंडा फील हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी तो आसपास के वातावरण में भी उस ऊर्जा ने उसको अवशोषित कर लिया होगा, तो इसी अवशोषण के कारण आपको ठंडा फील होता है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें ठोस, द्रव, गैस और उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो होती है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता था। आज क्वथनांक, गलनांक, संगलन पॉइंट और इन सभी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे जैसे दाब घटता है उस द्रव का जो क्वथनांक है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना यहाँ पर क्या कहलाता है, कोई भी गैस है वो यहाँ पर क्या हो रही है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है, तो ये उसकी संघनन की प्रोसेस है। आपको याद हो तो हमने ये डायग्राम सीखा था ना, ABCD वाला। ठीक है, यहाँ पर डी था, यहाँ पर ई था और यहाँ पर एफ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी गैस अवस्था से वापस से क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, संघनन। जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस, बादलों का बनना और बादलों का बनकर वापस पानी का बरसना, है ना, बादल से पानी बरसना एक संघनन की प्रोसेस है। वह ताप जिस पर ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस मतलब कि बर्फ पानी में परिवर्तित हो रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, उसका द्रवणांक यहाँ पर कहलाएगी, द्रवणांक बोल सकते हैं। ठीक है, या गलन बिंदु आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, अंतराणुक बल कहलाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतराणुक बल, ऑप्शन नंबर सी। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैलती है, हमने देखा था ये क्या कहलाता है, विसरण की प्रोसेस कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ये कौन सी प्रोसेस होती है, गंध वायु में फैल रही है तो ये विसरण की प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ का मौलिक गुण क्या है, द्रव्यमान और आयतन जो है पदार्थ का मौलिक गुण होता है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, पदार्थ की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3, 4, 5 या 6, तो कितनी अवस्थाएं हम लोग यहाँ पर करके आएंगे, 5 अवस्थाएं होती है। 3 तो हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ ली थी, ठोस, द्रव एंड गैस। फोर्थ होती है प्लाज्मा स्टेज और फिफ्थ नंबर की होती है BC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जिसको बोला जाता है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, आंसर क्या हो जाना चाहिए, C 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, कौन सा गुण पदार्थ का नहीं है, घनत्व, संपीड्यता, तरंग धैर्य और विसरण। देखो तरंग धैर्य जो है प्रकाश के लिए होता है, लाइट के लिए होता है, तो वो पदार्थ का कैसे हो सकता है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसकी संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, ठोस की, द्रव की, गैस की या प्लाज्मा की, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते है ना, ठोस का नहीं कर सकते, सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है और गैसेस से कम किस में होती है, द्रव में, और सबसे कम ठोस में। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठोस का जो डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। किस ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन करना, ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में, जैसे नैप्थेलिन बोल्स हो गई, कपूर हो गया, ठोस से सीधे क्या हो रहा है, वाष्प में हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। वाष्पन की प्रक्रिया से गर्मी होती है, ठंडक होती है, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा था कि आप जंगल वगैरह में जाओगे वहाँ पर आपको ठंडक फील होती है ना, या फिर समुद्र के पास आप बैठे हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, वाष्पन की वजह से, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण में ये जो ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं कण। ठीक है, जो वाष्पन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा आएगी उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या रहेगी, ठंडक रहेगी।
100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? अभी हमने देखा था 273 हमको प्लस करना होता है, तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 373.15 बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 763.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका मान कितना होगा? केल्विन में 673 दे रखा है, अब आपको इसको क्या करना है, सेंटीग्रेड में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। तो माइनस कर दो, कितना, 273 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स यहाँ पर आप निकालोगे तो 400 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 16 को देखते हैं। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति किसके कारण हुई? बहुत उच्च ताप के कारण, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर, जो पृथ्वी पर, मतलब हमारे जहाँ पर इंसान रहते हैं धरती पर नहीं पाया जाता है। सन का आप बोल सकते हैं सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है बहुत ही हाई टेम्परेचर, उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ेगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? डेफिनेटली जैसे जैसे गर्म करेंगे गैस का आयतन यहाँ पर बढ़ेगा, प्रसारित होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जब नमी है, जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली कपड़ों को सूखने में पूरा एक दिन भी लग जाता है, तो समय लगेगा मतलब कि देरी से। ऑप्शन नंबर 1। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, जहाँ पर हवादार जगह है वहाँ पर वाष्पन का वेग घटेगा, बढ़ेगा? डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं वाष्पन का वेग बढ़ेगा। जहाँ पर हवा चल रही है, अभी आपने एक पॉइंट देखा था कि किस किस का प्रभाव पड़ता है, तो जहाँ पर वायु चल रही है या फिर जहाँ पर वायु है, हवा है, डेफिनेटली वायु की गति जो है वाष्पन की प्रक्रिया को क्या कर देती, बढ़ा देती है। वाष्पन की प्रक्रिया मतलब कि जल्दी से यहाँ पर वाष्पन होगा और हमारे जो कपड़े हैं वो सूखेंगे, तो वाष्पन का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देकर कपड़ों का बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी डेली लाइफ में आप कनेक्टेड रहते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों का होता है, बिल्कुल बना होता है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, घनत्व बिल्कुल अधिक होता है। ठोस पदार्थ की संपीड्यता द्रव से अधिक होती है, तो संपीड्यता द्रव से अधिक होती है, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, तापमान अगर जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित भी रह सकता है, या ये सारी चीज़ें करेक्ट है? देखो, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे बर्फ़ है तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा। अगर कपूर है तो डायरेक्टली वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और अपरिवर्तित भी रह सकता है। मान लो कोई पत्थर है तो वो तो वैसे ही रहेगा, उस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें एक पदार्थ के साथ हो सकती है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है? गंधक का, आयोड का, मैग्नीशियम का, ब्रोमीन का? आयोड का हो सकता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पदार्थ कौन सा है? गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय पदार्थ? तो ठंडा पेय पदार्थ अपने आप में एक बोल सकते हैं पदार्थ है जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह या फिर भोजन? है ना, तो देखो प्यार कोई एक एलिमेंट नहीं है, तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अणुओं की जो ऊर्जा है अधिकतम किस में होगी? सबसे ज़्यादा अणु की जो ऊर्जा ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं, तो सबसे ज़्यादा अणुओं में जो ऊर्जा होती है वो गैस में होगी। ठीक है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस में सबसे कम होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है? तो द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि ये जल से भारी होता है। बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ़ जल से हल्की होती है, बर्फ़ का घनत्व जो है जल से अधिक होता है। देखो, अब यहाँ पर जिसका घनत्व अधिक होगा, है ना, डेफिनेटली हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा जल पर तैर रहा है ना। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि पानी का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, बर्फ़ से पानी का घनत्व या जल का घनत्व ज़्यादा है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? इसने ऑप्शन नंबर डी में तो ये बोला है कि बर्फ़ का घनत्व ज़्यादा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो इसका रिवर्स करके देखो कि बर्फ़ जो होती है जल से क्या होती है, हल्की होती है, इसीलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। शुष्क बर्फ़ क्या है? बर्फ़ का सूखा हुआ टुकड़ा है या ठोस CO2? डेफिनेटली वो ठोस CO2 या ड्राई आइस है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ यहाँ पर नहीं है? लोहा अपने आप में एक ठोस है, वो तरल कैसे हो सकता है? पारा धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ का इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व यहाँ पर कहलाता है।
1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जो चीनी है वो जल के कणों के बीच में क्या हो चुकी है, व्यवस्थित हो चुकी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? किसमें सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान पाया जाता है? जल में, हवा में, मिट्टी में और आग में। तो देखो, जो गैसीय होगा, सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में पाया जाता है? गैसेस में। तो हवा एक अपने आप में गैस हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ठोसे जो होते हैं उसमें, सॉलिड जो होते हैं सबसे कम उनमें पाया जाता है। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे जैसे दाब लगाया, जैसे जैसे उसको कंप्रेस किया, तो उसका आयतन कम हो गया। तो ये उसकी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी है, ये उसकी संपीड्यता है। गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। 35 नंबर को देखिए, सबसे अधिक संपीड्य कौन होगा? जो गैसेस होगी इनमें गैस कौन है? हवा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव के वाष्प का दाब, कि अब वो जो है वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित होने वाला है। ठीक है, पानी उबलने वाला है या फिर अब वो वाष्प बनकर उड़ने लगा है। ठीक है, वो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक यहाँ पर कहा जाता है। निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण नहीं है? स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। देखो, पदार्थ तो दिखाई देता है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस यहाँ पर कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो प्लस 273 करते हैं। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन ठोस नहीं है? पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्रव को चुनना है, इसमें से द्रव क्या है? तो जल अपने आप में एक द्रव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? ठीक है, अभी देखो इसने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है, 5 है नहीं ऑप्शन के अंदर। या तो ऑप्शन में आपका 3 करेक्ट होगा या फिर 5 करेक्ट होगा। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में 5 दिखे तो फिर 5 करके आना। चौथी प्लाज्मा, 5वीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जो आसपास चिपके हुए रहते हैं, ठोस के अंदर पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर उसका सब्लिमेशन यहाँ पर हो जाता है ना, ऊर्ध्वपातन यहाँ पर उसका हो जाता है, डायरेक्टली वो गायब हो जाती है। ठीक है, 470 डिग्री केल्विन का मान अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? -273 डिग्री कर दोगे तो कितना बचेगा? 97 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, केल्विन में करना है तो -273 कर दो। ठीक है, केल्विन से अगर सेल्सियस में करना है तो -273 डिग्री आप यहाँ पर कर देंगे और इसका उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको +273 कर देंगे। ठीक है, तो बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी। कोई भी एक याद रख लो, केल्विन की याद आ रही हो तो ये वाली याद रख लो, है ना, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लो।